हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी, आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 12th क्लास के फिजिक्स का टॉप 70 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों, ये सभी ऐसे प्रश्न हैं जहां से आपके एग्जाम में हर एक बार प्रश्न देखने को मिलता है। तो इस क्लास को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो भाई मेरे आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा और एक एक प्रश्नों को याद करते चलिएगा। देखिए यहां पे पहला नंबर सवाल है कि फोटोसेल आधारित है। फोटोसेल किस पर आधारित है ये पूछा गया है। तो फोटोसेल आधारित है भैया प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक बार एग्जाम में आया हुआ था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, आप इससे क्या समझते हो। तो मेरे भाई याद रखिएगा, धातु पृष्ठ से प्रकाश के आपतन के कारण इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। याद रखिएगा, 2 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा एग्जाम में। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो यहां पे प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न यह है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य क्या होता है। इसके लिए आपको फॉर्मूला बताना है। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य बराबर क्या हो जाएगा, 2 का बताइएगा भैया। वो हमारा क्या होता है, लेमडा बराबर एच बटा में एम भी फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहां पे प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जल्दी से लगा दो। और पूछा जा रहा है फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा स्वतंत्र है। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में प्रकाश विद्युत धारा किससे स्वतंत्र है। तो मेरे भाई आपतित प्रकाश की आवृत्ति से स्वतंत्र है। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने है। और बच्चा पार्टी, एक इंपॉर्टेंट बात आपके लिए मैं बता दूं, अगर आप हमसे जुड़ के पढ़ना चाहते हो, हमारे द्वारा तैयार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स को पढ़ना चाहते हो, तो यहां पे पढ़ सकते हो। आपको मिलेगा सिर्फ 199 रुपए में सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स। तो इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, 7070821685 नंबर पे। बोलिएगा भैया हमें नोट्स परचेज करने हैं। इस पे चाहो तो कॉल कर सकते हो या फिर आप लोग मैसेज भी व्हाट्सएप पे कर सकते हो। बोलिएगा, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये दोनों मीडियम के लिए तैयार हो चुका है मेरे भाई। ये हमारी गारंटी होगी कि जितना भी सब्जेक्ट का आपको पीडीएफ दिया जाएगा उसके बाहर एग्जाम में एक भी नहीं आएगा और बहुत ही कम क्वेश्चन दिया जाएगा अपने भाषा में। तो इसे जरूर परचेज कर लीजिएगा आप लोग। देखो यहां पे प्रश्न क्या है, डेविसन जर्मर प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह कौन सा है, यह बात आपको बताना है। क्या हो जाएगा, तो वह था तरंग प्रकृति। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ यहां पे अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। और पूछा जा रहा है कि प्लांक नियतांक का मान कितना होता है। आपने ऐसे पढ़ा होगा, E बराबर एच न्यू होता है, एच बराबर क्या होता है, E बटा में भी होता है। तो यहाँ पे एनर्जी का जूल लगाओगे और यहाँ पे आवृत्ति का सेकंड इनवर्स, तो इसका मात्रक जूल सेकंड होता है। और जिसमें जूल सेकंड होगा वही आंसर होगा। इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा आंसर ऐसे ही करेक्ट हो जाता है। देख रहे हो। और इसका मान यहाँ पे देखो 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड इसका मात्रक होता है मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ यहां पे प्रश्न क्या है, द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे। द्रव्य तरंग सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताओ। तो वो डी ब्रोगली थे। 6 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगला बताओ यहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रकाश विद्युत सेल क्या करता है। तो आपको ये बात पता होगा, प्रकाश विद्युत सेल जो है ये प्रकाश को विद्युत में बदलता है। 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है। ये प्रश्न है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का क्या कार्य है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य है न्यूट्रॉन की गति को मंद करना। 8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या हो जाएगा। रेडियो सक्रियता का मात्रक बताओ। 9 का क्या हो जाएगा। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है यहाँ पे क्यूरी, और दूसरा मात्रक बेकरल भी होता है। ये बात आपको याद रखना है। चलो अगला बताओ यहाँ पे पूछा जा रहा है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जिस बल के कारण अल्फा कण प्रकीर्णित होते हैं वह बल कौन सा था, ये बताना है आपको। कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे कूलम्ब बल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ
अगला प्रश्न ये है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है, बताओ जल्दी से। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है। 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं, 12 का बताओ। 12 नंबर सवाल ये है कि नाभिक में अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घट जाता है। कितना से घटता है भैया, 2 से घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग बता के चलो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लो। यहाँ पे प्रश्न क्या है, नाभिक का घनत्व लगभग कितना होता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया, बता दो। नाभिक का घनत्व होता है 2.29 इंटू 10⁻17 kg/m⁻³ होता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहाँ पे अल्फा कण क्या है, ये सबसे आसान प्रश्न है कि अल्फा कण क्या है। अल्फा कण है हीलियम का नाभिक मेरे भाई। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। और उससे पहले मेरे भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार जल्दी से देखो और क्लास को लाइक कर दो। और अगर आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो तो ये कमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ भैया हम आपके साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली इसी चैनल पे आपको क्लास देखने को मिलेगा, इसलिए सभी साथी सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे साथी अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किए हैं। देखो यहाँ पे निम्नांकित में से किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम होगा। यहां पे अगर भेदन क्षमता महत्तम पूछा जाएगा तो बताओगे वो गामा किरण होता है मेरे भाई। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है आपके सामने। निम्नांकित में कौन मूल कण नहीं है। मूल कण यानी कि अल्फा कण मूल कण नहीं है। सही जवाब आपका सी हो जाएगा। चलो अल्फा कण क्योंकि हीलियम का नाभिक है, मैंने ऊपर में बताया आपको। अगला बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है, नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ किसकी बनी होती है। नाभिकीय रिएक्टर भैया जो कि आपने पढ़ा है, न्यूट्रॉन की गति को मंद करना इसका कार्य है। इसमें यहाँ पे नियंत्रक छड़ जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है कैडमियम की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। निम्नलिखित में कौन सा कण है जो अस्थायी होता है। अस्थायी कण पूछा गया तो वो हमारा न्यूट्रॉन हो जाएगा। और आज देखते हैं आप लोग 70 में कितना प्रश्न को सही कर पाते हो। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है, देखो प्रश्न है, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं। 19 का बताइएगा जल्दी से, क्या हो जाएगा। अर्धायु। सही जवाब बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 का बता के चलो। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। न्यूट्रॉन की संख्या के लिए सूत्र बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा फटाफट। चलो 20 नंबर सवाल का जवाब बता रहे भैया, ये n बराबर a माइनस का z होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बता के चलो। यहाँ पे प्रश्न है, किसी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान कितना होता है। किसी भी अर्धचालक के तापमान गुणांक का मान भैया ऋणात्मक में होता है। सही जवाब आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे, तब तक आंसर बता दो। यहाँ पे प्रश्न आ चुका है, थोड़ा सा भैया पानी पी लेते हैं जिससे कि आप लोगों को क्लास कराने में कोई दिक्कत ना हो। जल्दी से पहले इसका आंसर बताओ तब तक। जल्दी से बताओ मेरे भाई, क्या हो जाएगा। एक पदार्थ की चालकता ताप बढ़ने पर बढ़ती है तो वह पदार्थ कौन सा हो जाएगा। 22 का बताइएगा। बहुत अच्छे भैया, अर्धचालक हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोग लगा के चलिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, देखो एक पी टाइप का अर्धचालक कैसा होता है। पी प्रकार का अर्धचालक है तो वह कैसा हो जाएगा। ये भी आसान प्रश्न है भैया, धनावेशित होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां बताओ मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है। एक आयाम मॉड्यूलन, दूसरा आवृत्ति मॉड्यूलन, तीसरा कला मॉड्यूलन। तो 3 प्रकार का होता है ना। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो। नेक्स्ट प्रश्न ये है, प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत क्या है। प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। 25 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यह है कि आकाश तरंगों द्वारा संचरण के लिए उपयुक्त आवृत्ति परास क्या हो जाएगा। आकाश तरंगों द्वारा संचरण के लिए यहां पे उपयुक्त आवृत्ति परास आपको बता के चलना है। क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा 2 mHz से यहाँ पे 20 mHz होता है। सही जवाब सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे उपग्रह संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है। उपग्रह संचार में पूछा गया आपसे। बहुत अच्छे, यहाँ पे सूक्ष्म तरंग लगा रहे हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है, लेजर क्रिया के लिए आवश्यक यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो संख्या परिवर्तन। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेजर का आविष्कार 1960 में थियोडोर मैमन के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे
प्रश्न है समतल ध्रुवित प्रकाश में कंपन होते हैं केवल एक दिशा में, यहां पे बताओ कौन सा हो जाएगा। 29 का बताओ जल्दी से, केवल एक दिशा में। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न है 1 μ2 के बराबर क्या होगा। तो 1 μ2 बराबर क्या होगा, 1 μ2 बराबर होता है μ2 बाई μ1। तो ये वाला बात आपको याद रखना, μ2 बाई μ1। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। यहां पे उत्तल लेंस है बताना, तो ये दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। अगर निकट दृष्टि दोष है तो ये अवतल लेंस के द्वारा दूर होता है, तो ये अवतल वाला याद रखिएगा। अगर जरा दृष्टि दोष है तो ये बाइफोकल लेंस के द्वारा होता है, जबकि अबिंदुकता है तो ये बेलनाकार लेंस के द्वारा होता है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी से आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा। वायुमंडल की अनुपस्थिति में भैया काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताना है एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन का कोण क्या होगा। म्यू बराबर, यहाँ पे देखो क्या पढ़े हो आप लोग, ऐसे डेल्टा एम बराबर पढ़े हो ना। डेल्टा एम बराबर होता है म्यू माइनस का 1 इंटू में ए। बताओ कौन सा हो जाएगा। यहाँ पे म्यू की जगह एन दे दिया है तो कोई बात नहीं, एन माइनस 1 इंटू ए दे देंगे यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन उत्तल लेंस की क्षमता का मात्रक, यहाँ पे उत्तल लेंस नहीं भाई, लेंस की क्षमता का मात्रक नहीं है। बताओ जल्दी से। हमने तो पढ़ा है भैया, अगर नहीं है पूछेगा तो ये तो है, ये भी है, लेकिन ये वोल्ट मीटर नहीं है, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है ना ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। डी ऑप्शन आप लोग लगा दो। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक भैया यहाँ पे तो कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी लगा दो, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। ओके, जो कि सभी पदार्थों के अपवर्तनांक से ये क्या है, अधिक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न है माइक्रो तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है। माइक्रो तरंगों की जो आवृत्ति होती है मेरे भाई, ये होती है रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में किसका नाम नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के इतिहास में मेरे भाई किसका नाम नहीं है, ये बताने हैं आपको। क्या बता रहे हो, तो ये चंद्रशेखर वेंकट रमन का नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है देखो, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युतीय क्षेत्र ई के अनुपात का मात्रक क्या हो जाएगा। 38 नंबर सवाल का जवाब भैया यहाँ पे एसएम इनवर्स लगा रहे हो, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे प्रश्न क्या है बहुमूल्य नगों की पहचान में कौन सहायक होता है। बहुमूल्य नगों की पहचान में सहायक होता है पराबैंगनी किरणें। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का जवाब बताओ। बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा किरणें कहां पर विक्षेपित होती है। बीटा किरणें होती है विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है 70 तक जाना है बच्चा पार्टी, ऐसे रुकना नहीं है। देखो बताओ। यहाँ पे प्रश्न है कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त क्या होती है। कोहरे में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त है अवरक्त किरण। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बताओ यहाँ पे आरसी का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, जिसमें सिर्फ टाइम निकलेगा। तो टाइम इसी में है, क्योंकि इसमें सब पे पावर है, जिसमें सिर्फ टाइम है, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, आर इंटू सी। आर मतलब प्रतिरोध, सी मतलब धारिता, तो आर बराबर भी बटा में आई, इंटू मतलब गुना, सी बराबर क्या होता है क्यू बटा में भी होता है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं भी बटा में आई गुना क्यू बराबर आई गुना टी लिखते हैं, बटा में भी से भी काट दो, टी से टी। यहाँ पे 1 मिनट भैया, भी बटा में आई है तो आई से आई काट दो, तो बचा कौन सा टी। तो अगर टी जिसमें है तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा, सबसे आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण की ऊर्जा जो है यहाँ पे 13.2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यह विकिरण जिस क्षेत्र से संबंधित है वह कौन सा हो जाएगा। ये भी आसान प्रश्न है, आपने बता चुका है कि भैया ये जो करेक्ट हो जाएगा ये एक्स किरण से हो जाएगा संबंधित। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है आपके सामने देखो। प्रश्न ये है कि एक प्रतिरोधक के आर पर प्रत्यावर्ती धारा का वोल्टेज मापा जा सकता है किसके द्वारा, ये बताना है आपको। क्या बता रहे हो, तो ये आप लोग बताओगे ये एक तप्त तार वोल्टमीटर के प्रयोग द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे प्रश्न ये है कि
वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं। यहां से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में अगर बदला जा रहा है तो वह हमारा क्या होगा, मोटर हो जाएगा। लेकिन अगर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा तो डायनेमो हो जाएगा। ये बात याद रखिएगा आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या होता है, इससे अधिक होता है या फिर कम होता है, ये बात आप ही तो बताओगे। तो आपने पढ़ा होगा VS इज ग्रेटर देन VP होता है। तो बताओ यहां पे क्या कौन सा बड़ा होगा, VS यानी कि सेकेंडरी वाला कौन सा होगा, ये बड़ा होगा। तो प्राथमिक क्या इससे कम हो जाएगा ना, तो कम वाला बताओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहां पे प्रश्न ये है कि प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है। प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है हाई वोल्टेज यानी कि उच्च वोल्टता। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, चुंबकशीलता यानी कि म्यू के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, बताओ जल्दी से। क्या हो जाएगा, म्यू बराबर B/H हो जाएगा। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ। तब तक एक बार क्लास को लाइक भी कर दो भाई, जितने साथी देख रहे हो एक बार कर दोगे क्लास को तो क्या हो जाएगा। और उसके बाद सब्सक्राइब भी कर देना जितने साथी देख रहे हो। देखो निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान बताओ मेरे भाई, क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर D लगा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। और हाँ, वो वाला नोट्स तो जरूर परचेज करना भैया, ये गारंटी वाला नोट्स है भाई, इसे जरूर पढ़ना। आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हो इस नंबर पे 7070 82 16 85 नंबर पे। बता के चलो जल्दी जल्दी से, क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या हो जाता है भाई, बता के चलो कि चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होगा। तो हमने ये पढ़ा है कि फाई बराबर B इंटू में A होता है। और अगर मैं B का मात्रक बताऊं, B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, और B का मात्रक वेबर बाई मीटर स्क्वायर होता है गुना में एरिया का मीटर स्क्वायर। अगर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर को भेज देंगे तारों के शहर में तो हमारा बचेगा कौन सा भाई, बचेगा यहाँ पे वेबर बचेगा। तो करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर B हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब बता के चलना। प्रश्न ये है कि लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होती है, जल्दी बताओ। लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत अधिक होती है। 51 का राइट आंसर A हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। प्रश्न क्या है आपके सामने, यदि किसी चुंबक को लंबाई के लंबवत 2 भागों में विभक्त कर दिया जाए तो निम्नलिखित में किसका मान अपरिवर्तित रहेगा। 52 का बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा ध्रुव प्रबल्य। इसका मात्रक पढ़े हो, एम्पियर इंटू मीटर होता है, पढ़े हो कि नहीं भाई, यह एक अदिश राशि होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निकेल क्या होता है। मैंने बताया है लोहा आए, कोबाल्ट आए, निकेल आए, तीनों के तीनों लौह चुंबकीय पदार्थ है। सही जवाब आपका C हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। धारा यहाँ पे क्या है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, ये बताओ आप लोग जल्दी से। 54 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा, कुंडली के तल के लंबवत होता है। B ऑप्शन लगा दो। अगला प्रश्न क्या है, देखो तांबा का कार्यफलन कितना होता है। तांबा का कार्यफलन कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 55 का A हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ यहाँ पे किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को उष्मा में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है, बताओ जल्दी से। 56 नंबर सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर D हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बताओ मेरे भाई। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने, कूलम प्रति वोल्ट किसका मात्रक हो जाएगा। कूलम प्रति वोल्ट पूछा गया है तो ऐसे हमने पढ़ा है ना, तो देखो कूलम प्रति वोल्ट किसका मात्रक, इसमें हमने लिखा था भाई C बराबर क्या होता है। देखो मैंने क्या बताया था, ये रहने दो यहाँ पे। C बराबर मैंने Q बटा में भी बताया था, तो यहाँ पे कूलम प्रति वोल्ट हुआ था। तो C क्या है, धारिता का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर B लगा दो। सबसे आसान ही तो है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। प्रश्न है कि कार्बन प्रतिरोध के कलर कोड में किस रंग का मान 3 होता है। मैंने ट्रिक बता दिया आपको, अब निकाल लो। बीबी रोय जीवी लगा दो। 0 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। किसके लिए पूछा है भाई, 3, तो 3 यहाँ पे ऑरेंज है, नारंगी है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बताओ। आवेश के वितरण से क्या होता है, तो आवेश के वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है मेरे भाई। क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का जवाब बता दो। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, बता दो जल्दी से। 60 नंबर सवाल का जवाब क्या बता रहे हो, 0 होगा। ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है। Q बराबर क्या पढ़े हो, N ही पढ़े हो। N एक नंबर है, N का मान हम कभी भी पॉइंट में नहीं लेते हैं और इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
को हम कभी भी पॉइंट में नहीं लिखेंगे। अब बोलोगे भैया ये तो पॉइंट है, भैया इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी तो है। अगर देखो 1 से गुना करोगे तो ये निकलेगा, फिर 4 से करोगे ये निकलेगा, 2 से करोगे ये निकलेगा, लेकिन भैया 2 3 4 5 किसी से गुना करो तो ये नहीं निकलेगा। करेक्ट आंसर सी होगा। और पॉइंट में भी एन का मान नहीं ले सकते हैं, ये भी ध्यान रखना है। देखो अब बताओ यहां पे क्या पूछा जा रहा है कि एप्सिलॉन नोट की क्या विमाएं हैं। 62 का बताओ, एप्सिलॉन नोट की क्या विमाएं हैं, फटाफट से बता दो भैया। वो होता है m इनवर्स L इनवर्स 3 T4 A2। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन से फॉर्मूला से भैया जरा बताना। तो F समानुपाती परे हो ना Q1 Q2 बाई R स्क्वायर से, इससे निकाल लेना भाई, बहुत आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल। चलो अगला बताओ। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों यहाँ पे अंतर करता है, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में अंतर करता है वो क्या कहलाता है, बताओ जल्दी से। तो ये कहलाता है क्या भैया, ये कहलाता है आवेश की ध्रुवता। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। अगला प्रश्न ये है कि आवेश के संरक्षण सिद्धांत का कौन सा कण यहाँ पे सही है। यहाँ पे देखो आवेश के संरक्षण सिद्धांत का कौन सा कथन है जो भैया सही बात करता है, बता के चलो कौन सा हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे यह एक सार्वत्रिक नियम है और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है कि आवेश के रेखीय घनत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो प्रति एकांक लंबाई में आवेश का परिमाण, प्रति एकांक लंबाई में, तो लंबाई में यही बात है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यानी कि लेमडा बराबर होता है Q बाई L। तो ये है आवेश का रेखीय घनत्व। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। यहाँ पे अगला प्रश्न है आवेश के पृष्ठ घनत्व को किसके द्वारा दर्शाया जाता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का परिमाण, ये हमारा आवेश का पृष्ठ घनत्व है। इसे हम सिग्मा द्वारा दर्शाते हैं, तो सिग्मा हमारा ए में दिया गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आयतन घनत्व को रो द्वारा दर्शाते हैं, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे रैखिक घनत्व को लेमडा द्वारा दर्शाते हैं। और ये हमारा परावैद्युतांक, यानी कि ये सब हमें याद नहीं करना है। चलो बताओ यहाँ पे प्रश्न क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा। P बराबर क्या होता है, P बराबर यहाँ पे P बराबर भैया P बराबर क्या होता है, Q गुना में D या L लिखो, तो D लिख दो भाई। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान किस पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का जो यहाँ पे वैल्यू निर्भर करता है, डिपेंड करता है, वो किस पे करता है, बताओ जल्दी से, फटाफट से बताओ। 68 नंबर सवाल का जवाब क्या बता रहे हो आप लोग भैया। ये आवेश तथा उनके बीच दूरी पर, क्योंकि P बराबर मैंने बताया Q गुना में D होता है, तो ये सिंपल सा बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताइएगा। लॉरेंज बल के लिए कौन सा सही होगा। ये भी आसान प्रश्न है मेरे भाई, बताओ। लॉरेंज बल के लिए F बराबर Q इंटू E प्लस V गुना B, E प्लस V गुना B, यानी कि कहने का अर्थ है कि ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। अच्छा 2 नंबर में आता है कि लॉरेंज बल से आप क्या समझते हो। तो किसी आवेशित कण पर चुंबकीय और विद्युतीय क्षेत्र के प्रभाव से लगने वाले बल को यहाँ पे लॉरेंज बल कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न का जवाब बताओ। और आज के क्लास का लास्ट सवाल ये है, वह प्रबंध जिससे चालक के आकार में वृद्धि किए बिना ही उसकी धारिता कृत्रिम रूप से बढ़ाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं उसे संधारित्र कहते हैं। और बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि संधारित्र के प्रकार कौन कौन से है, संधारित्र का प्रकार कमेंट करके बताइएगा। ओके मेरे भाई, बताना क्लास आपको कैसा लगा और ये 70 में आपका स्कोर क्या रहा, कितना प्रश्न आपसे बन पाया, ये भी कमेंट करके बताइएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे है। और अगर आप वो नोट्स परचेज करना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 70 70 82 16 85 नंबर पे। ओके मेरे भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।